हेलो, नमस्कार। खुली बाहों, तहदिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। और अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लास में अपन ने यूनिट 4 को कंप्लीट कर दिया और यूनिट फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट हो चुका है। आज अपन लेक्चर सेकंड के ऊपर बात करेंगे। लेक्चर फर्स्ट में अपन ने जाना था कि क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अपन ने फिर रिजल्ट्स निकाले और वो क्वांटम फिजिक्स के ज़रिए, और अपन ने ये रिजल्ट्स निकाला। अब जब क्वांटम फिजिक्स अपन जब स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द क्वांटम फिजिक्स का कोर्स भी अपन लेकर के आएंगे, और जब भी लगभग 2 से 3 दिन के अंदर, और ये कोर्स मैं शेड्यूल कर रहा हूँ, अगर हो सकता है तो आपको देखने को मिले। तो क्वांटम फिजिक्स में भी आपको ये एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा आप देखने को मिलेगा आपको कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से अपन इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को और सिद्ध कर रहे होंगे कि वो नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता। ये ऐसे कैसे क्वांटम फिजिक्स का और एक बहुत ही शानदार रिजल्ट है। सबसे पहले अपन आइगेन सिद्धांत पढ़ेंगे और आइगेन सिद्धांत पढ़ने के बाद अपन इस चीज़ को सिद्ध करेंगे। तो वहाँ भी आप पढ़ोगे और वैसे यहाँ तो आपने पढ़ ही लिया, लेकिन बेसिकली ये चीज़, ये टॉपिक था, ये क्वांटम फिजिक्स का था, लेकिन भाई न्यूक्लियर फिजिक्स में भी इसका क्वेश्चन आ गया तो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। तो इसमें अपन ने देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी अगर नाभिक में उपस्थित होगा तो एनर्जी आएगी 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, जबकि अपन ने जो बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी देखी वो तो भाई 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। तो इसका मतलब ये बात संभव नहीं है, ये बात सत्य नहीं है, इसलिए अपन ने ये चीज़ देखी थी। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहने वाला है नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का आयतन वगैरह, और उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। अपन पढ़ेंगे आज नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो हेडिंग डाल लो नाभिक की त्रिज्या। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है भाई, आप सभी को पता है नाभिक क्या होता है, गोलाकार होता है। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है, यानी जिसको मैं कैपिटल आर से लिख रहा हूँ, नाभिक की त्रिज्या है जिसको मैं कैपिटल आर से लिख रहा हूँ, ये इसकी द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। और जैसे ही आप समानुपाती नियतांक को हटाते हो तो ये क्या बन जाएगा, R0 e⁻⁴ तो ये अपना नाभिक की रेडियस होती है। और यहाँ पे जो R0 है इसका भी वैल्यू होता है 1.25 × 10⁻⁻15 मीटर। ये R0 जो कांस्टेंट है ना, इसका ये वैल्यू होता है। तो ये तो भाई एक छोटी सी चीज़ थी, R0 यहाँ पे कांस्टेंट है और इसका ये वैल्यू है। तो नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होती है। तो इसमें जल्दी से लिख लो, कुछ बस लिखावट है इसमें, कुछ समझने वाली ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नाभिक की त्रिज्या, और इसमें लिखो भाई रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक गोलाकार होता है। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक गोलाकार होता है। अतः नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात के समानुपाती होती है। द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात के समानुपाती होती है, अर्थात R इज प्रोपोर्शनल a⁻⁴, अर्थात R इज प्रोपोर्शन a⁴ ये नाभिक की त्रिज्या a⁴ के समानुपाती होती है, अर्थात R इज इक्वल टू R0 a⁴ हो जाएगा। और जहाँ पे लिख लो कि R0 क्या है, कांस्टेंट, R0 है कांस्टेंट और इसकी ये वैल्यू ये है। ठीक है, चलेगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन बढ़े
और वो है नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन, और नाभिक का आयतन होता है जिसे अपन V से दर्शाते हैं। नाभिक का आयतन होता है V = 4/3 पाई r क्यूब, और r का वैल्यू आप सभी जानते हो, अभी अपन ने देखा r0 a⁻1/3 होता है, तो V क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और r क्यूब करोगे यानी r0 क्यूब a⁻1/3 से आप 3 से 3 तो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा a। अर्थात अपना जो v उसका आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, ये वाली चीज़ तो भाई कांस्टेंट हो गई, और a के क्या हो गया वो समानुपाती। r0 भी अपन ने देखा भाई कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है ही, तो वो क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के समानुपाती। ऐसे कैसे भाई इसको लिख लो, इसमें तो क्या ही हिंदी तो कुछ है नहीं, इस चीज़ को ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़े जल्दी से भाई फटाक से इस चीज़ को और नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़े चलेगा। अब अपन देखते हैं परमाणुीय द्रव्यमान इकाई क्या होती है। अगला टॉपिक है परमाणुीय द्रव्यमान इकाई। बहुत ही छोटी छोटी ये डेफिनेशन है। अब अपन बात करें परमाणुीय द्रव्यमान इकाई की, तो परमाणुीय द्रव्यमान इकाई होता है उसको अपन या तो mu से या u से दर्शाते हैं, और ये बोलता है कि जो कार्बन 12 का जो द्रव्यमान है, कार्बन 12 जो परमाणु का द्रव्यमान के 12वें भाग के क्या होता है बराबर होता है, या कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणुीय द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है और अपॉन में इसका जो 12वां भाग है, अपॉन में इसका जो 12वां भाग है उसके क्या होता है, इसे एक AMU या एक U से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। और एक U या एक AMU की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर, और इसका ये वैल्यू होता है। तो ये परमाणुीय द्रव्यमान इकाई होती है, यानी कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को अपन परमाणुीय द्रव्यमान इकाई एक AMU या एक U कहते हैं। ठीक है, और एक U का जो ये वैल्यू हो गया वो ये हो गया। इसमें लिखो भाई परमाणुीय द्रव्यमान इकाई, और इसमें से कैसे लिख लो कि कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणुीय द्रव्यमान इकाई कहते हैं। और लिख लो अर्थात एक AMU है एक U बराबर ये और ये। जल्दी से फटाक से नोट डाउन करो और अपन कुछ क्वेश्चंस देखें इसके संदर्भ में, और फिर अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएं। चलेगा, होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ये बोल रहा है कि एक स्थायी नाभिक की जो त्रिज्या है, क्वेश्चन लिखो भाई, ये बोल रहा है कि एक स्थायी नाभिक की त्रिज्या, एक कोई स्थायी नाभिक है और एक स्थायी नाभिक की त्रिज्या, और स्थायी नाभिक की त्रिज्या ओस्मियम 189 नाभिक की त्रिज्या की 1/3 है। ओस्मियम 189 नाभिक की त्रिज्या की 1/3 है। ओस्मियम इसकी त्रिज्या की 1/3 है। यह स्थायी नाभिक कौन सा है? यह स्थायी नाभिक कौन सा? यह स्थायी नाभिक कौन सा है? ये क्या पूछ रहा है कि कोई एक स्थायी नाभिक दिया गया है जिसकी जो त्रिज्या है इस स्थायी नाभिक की, कोई भी स्थायी नाभिक होगा, ध्यान से सुनना, अभी अपन ने जो चीज पढ़ी उसी में देखेंगे कि एक स्थायी नाभिक की त्रिज्या ओस्मियम 189 नाभिक की त्रिज्या की 1/3 है। यानी स्थायी नाभिक की जो भी रेडियस होगी वो ओस्मियम 189
जो नाभिक है उसकी रेडियस की 1/3 होगी, 1/3 होगी, 1/3 होगी, तो अपन को ये स्थायी नाभिक बताना है। तो ये बोल रहा है कि मान के चलेगा कि ये कोई स्थायी नाभिक है आपका, और जिसकी मान लो रेडियस r है, ये अपना क्या है, स्थायी नाभिक। और स्थायी नाभिक की रेडियस क्या है, स्थायी नाभिक है, और स्थायी नाभिक को अपन ZA इस प्रकार से इसको डिनोट कर देंगे। ZA से ये इसका नाभिक हो गया। और ये बोल रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, ये ओस्मियम, ये कोई ओस्मियम नाभिक है, और इसकी रेडियस में बोल रहा हूँ R', ये है अपना ओस्मियम 189 नाभिक, और ये ओस्मियम 189 नाभिक के ये स्थायी नाभिक है। तो स्थायी नाभिक की जो रेडियस है R, ये क्या है, ओस्मियम 189 नाभिक की त्रिज्या की 1/3, यानी R' की क्या है, 1/3 है। ये बात बोलना चाह रहा है। ये क्या बोलना चाह रहा है, R का वैल्यू 1/3 R' है, R' 1/3 यानी 1/3 R' है। ये चीज़ बोलना चाह रहा है, बस यही है। अब इस चीज़ को आपको सोल्व करना है, और यहाँ से स्थायी नाभिक को देखना है कि स्थायी नाभिक कौन सा है। जैसे ये वाला नाभिक ओस्मियम है, तो ये वाला नाभिक कौन सा है। तो देखो R इज प्रपोर्शन क्या होता है, A होता है, यानी R इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देखो R/R' में कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। R की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो यहाँ पे लिख दूँ, R की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, R0 A⁻1/3। भाई R0 A⁻1/3 होता है R इज प्रपोर्शन A। अभी अपन ने पढ़ा है R' को मैं लिख सकता हूँ R0, ये तो कांस्टेंट होगा, A पे डिपेंडेंट होगा, तो A का R' के लिए A' हो जाएगा, और ये हो गया 1/3। क्या हो गया, 1/3 हो गया। R0 से R0 कैंसिल आउट, A⁻1/3 इज इक्वल टू 1/3 A', और ये क्या हो गया, इसका 1/3 हो गया। अब देखो ये नाभिक का द्रव्यमान, ओस्मियम नाभिक का द्रव्यमान कितना है, 189 दे रखा है, तो A⁻1/3 मैं A' की जगह पे और इसके नाभिक का द्रव्यमान लिख दूँ 189 और 1/3। यहाँ से 1/3 को हटाओगे तो 1/3 की तो क्यूब आ जाएगा, और 189 ऐसे की ऐसे, यानी A का जो वैल्यू आएगा वो 189 अपॉन में क्या आ जाएगा, 27, और इसको काटोगे तो 27 7 189, तो A का वैल्यू आ गया, वो द्रव्यमान संख्या उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या 7 होगी। मेरे भाई किस नाभिक की द्रव्यमान संख्या 7 होती है, तो आप कहोगे भाई लिथियम नाभिक होता है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 7 होती है। जो लिथियम नाभिक होता है उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 7 होती है। तो ये इसका 3 लिथियम 7 ये वाला इसका क्या आ गया, स्थायी नाभिक आ गया फटाक से। और नोट डाउन कर लो भाई जल्दी से इसको, ऐसे की ऐसे फटाक से जल्दी से इस चीज़ को और नोट डाउन कर लो। जल्दी से भाई फटाक से, कुछ भी इसमें समझने वाला है ऐसा, मतलब कोई भी बहुत बड़ी हार्ड चीज़ नहीं थी, बहुत ही आसान, बहुत ही लल्लू। तो इसलिए जल्दी से फटाक से नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ूँ भाई, चलो अगले क्वेश्चंस के ऊपर अपन आगे बढ़े होपफुली, और नोट डाउन कर लिया होगा, हटा रहा हूँ मैं। और अगला क्वेश्चन अपन देखें, अब देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 16 है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, कोई भी तत्व है और उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 216 है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 216 है, तो नाभिक की त्रिज्या का आकलन करो। तो
नाभिक की त्रिज्या का आकलन करो। तो नाभिक की जो त्रिज्या है उसका आकलन करो, और जहाँ वेयर आपको कंडीशन दे रखी है R0 की 1.25 फर्मी मीटर, ये R0 की वैल्यू आपको दी गई है। ध्यान से देखो, बहुत ही आसान, बहुत ही लल्लू चीज़ है। क्या बोल रहा है ये कि कोई भी तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको दी गई है, उसका जो मास नंबर है वो आपको दिया गया है 216 है, तो नाभिक की त्रिज्या का आकलन करना है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? अरे भाई, आपको पता है नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, R0 a की पावर 1/3d, यही होती है। नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी है, R0 दे दिया और द्रव्यमान संख्या दे दी, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, R = R0 हो गया 1.25 इंटू a की पावर यानी 216 की पावर 1/3, और ये किस में चल रहा है, फर्मी मीटर में, तो फर्मी मीटर आ जाएगा। R = 1.25, तो ऐसे कि ऐसे 216 36 216, तो 6 आएगा, 216 यानी 6 का क्यूब है, तो 6 आ गया। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 30 12 3 15 और 6 कम 6 7 7.5 के लमसम फर्मी मीटर देखे, यही आ रहा है बिल्कुल, और 7.5 फर्मी मीटर ये अपनी रेडियस आ गई। ठीक है, जल्दी से भाई फटाक से और नोट डाउन कर लो, फटाक से भी। ठीक है, आगे बढ़े, चलेगा। एक क्वेश्चन और देख लें। क्वेश्चन दे रखा है, एक यू के कारण प्राप्त ऊर्जा की गणना करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक यू के कारण प्राप्त ऊर्जा की गणना करो। एक यू के कारण आपको प्राप्त ऊर्जा की गणना करनी है। अब आप आइंस्टीन संबंध से जानते हैं, आइंस्टीन के अनुसार अपनी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E = होती है mc², यही होती है। एक यू के कारण द्रव्यमान अभी अपन ने देखा था, कितना आया था, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, और इंटू कूलम्ब स्क्वायर यानी 3 इंटू 10 की पावर 8, और इसका स्क्वायर, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, यानी ये मात्रा क्या बन जाएगा, इसका ये जूल बन जाएगा। इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, जूल भी लिख सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 16 और इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और ये हो गया जूल यहाँ से। और इसको आपको मल्टीप्लाई करानी है, तो मल्टीप्लाई आप जब कराओगे तो ये आ जाएगा 63 9 7 63 और 6 9 54 और 6 54 और 6 60 हो गया, तो 0.9 और 6 15.03 इंटू, और यहाँ से देखो 16 तो प्लस का है और 27 माइनस का है, तो ये 10 की पावर -11 आ जाएगा। ठीक है, और ये जूल में है। अगर अपन इलेक्ट्रोवोल्ट में देखें तो इसका और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का अगर भाग लगा देंगे तो ये चीज़ अपन को किस में मिल जाएगी मेरे भाई, इलेक्ट्रोवोल्ट में मिल जाएगी। ये चीज़ अपन को किस में मिल जाएगी, इलेक्ट्रोवोल्ट में मिल जाएगी। और अगर आप इस चीज़ को सोल्व करोगे तो मिलेगा 9.31.5 और इंटू 10 की पावर क्या मिलेगी 6, क्योंकि 19 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये तो 10 की पावर 6 और यहाँ से इलेक्ट्रोवोल्ट, तो 10 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो
मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये इसकी क्या मिल गई आपको, एनर्जी मिल गई। भी कैलकुलेशन है, इसको तो आप खुद सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन में अपन टाइम नहीं लेंगे। तो इस चीज़ को भाई आप जल्दी से फटाक से नोट डाउन कर लो, फटाक से भाई जल्दी से फटाक से इस चीज़ को और नोट डाउन कर लो। कर लिया भाई, कर लिया? अरे भाई नोट डाउन कर लिया? होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलेगा। अभी अपन एक नया टॉपिक लेते हैं। और नया टॉपिक मैं ले रहा हूं द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट क्या होता है? द्रव्यमान क्षति क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनना कि जो अपना द्रव्यमान क्षति में यह है कि अपनी नाभिक है, नाभिक का सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान दोनों अलग अलग होते हैं। नाभिक है, नाभिक का सैद्धांतिक मान अलग होता है, उसका प्रायोगिक मान अलग होता है। और नाभिक में इस अंतर को ही अपन बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। जो सैद्धांतिक मान नाभिक में, इस मान के जो अंतर को नाभिक में द्रव्यमान में इस अंतर को ही अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। कि नाभिक में जो द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान अलग होता है और इसका प्रायोगिक मान है वो अलग होता है। तो नाभिक के द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान दोनों का अलग अलग अंतर होता है और द्रव्यमान में इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। और इसे डेल एम से अपन क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अर्थात डेल एम क्या हो गया, सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान और माइनस प्रायोगिक मान। यही बात तो ये बोल रहा है कि सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को अपन बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। तो डेल एम क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक मान का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में भाई प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो इसको अपन लिख देंगे mp, और साथ में प्रोटॉनों को क्या लिखते हैं, z, यानी परमाणु क्रमांक से प्लस में। और न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, a माइनस z और mn, a माइनस जेड और mn। और ये तो हो गया अपना सैद्धांतिक मान। माइनस प्रायोगिक मान में सीधा सा फंडा है अपना मास और गुणा न्यूक्लियस का ZA वाला पोर्शन। ये अपना पूरा का पूरा क्या हो गया, सैद्धांतिक मान माइनस प्रायोगिक मान का और फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे अपन है वो जो P यहाँ पे दिया गया है, P को अपन लिख सकते हैं HB, और यहाँ पे H का मतलब है प्रोटियम से। P को, चूंकि अपन P को क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, और H का मतलब यहाँ पे प्रोटियम से होगा। अर्थात अपना जो डेल एम का वैल्यू होने वाला है वो होने वाला है ZmH प्लस में A माइनस ZmN, ये और माइनस M और ये अक्स ZA। ये हो गई द्रव्यमान क्षति। ये क्या हो गई, इसकी द्रव्यमान क्षति हो गई। ठीक है, तो लिख लो भाई द्रव्यमान क्षति हेडिंग डाल के, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोटॉनों की संख्या को अपन S से डिनोट करेंगे और H का मतलब यहाँ पे प्रोटियम से होगा। तो द्रव्यमान क्षति, और द्रव्यमान क्षति में लिखो कि नाभिक में द्रव्यमान के, ऐसे लिखो, नाभिक में द्रव्यमान के सैद्धांतिक मान, नाभिक में द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान अलग अलग होता है। नाभिक में द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान अलग अलग होता है। अतः द्रव्यमान के इस अंतर को ही, अतः
नाभिक में द्रव्यमान के इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं, अर्थात द्रव्यमान के इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ऐसे कर लो, अतः द्रव्यमान में इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल एम से व्यक्त करते हैं, इसे डेल एम से व्यक्त करते हैं, अर्थात डेल एम इज इक्वल टू सैद्धांतिक मान माइनस प्रायोगिक मान, और ऐसे कैसे इस चीज को और नोट डाउन कर लो। जल्दी से भी फटाक से और इस चीज को नोट डाउन कर लो। द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान क्षति में इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। फिर अपन आगे बढ़े और अब अपना जो नया टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। क्या रहने वाला है? बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। बात करेंगे अपन बंधन ऊर्जा की। क्या होती है बंधन ऊर्जा? बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी से अपन बी से डिनोट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी होती है कि द्रव्यमान क्षति के कारण, जो द्रव्यमान क्षति होती है, मास डिफेक्ट होता है, उसके कारण जो प्राप्त ऊर्जा है उसे अपन कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या इसकी अलग पर डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि नाभिक में घटकों को अलग अलग, नाभिक में उपस्थित घटकों को अलग अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसे बी से व्यक्त करते हैं। और स्टीन के संबंध से अगर अपन देखें बाइंडिंग एनर्जी स्टीन संबंध से, तो स्टीन संबंध से जो बाइंडिंग एनर्जी होती है बी, वो होती है डेल एम सी स्क्वायर। स्टीन के संबंध से जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है डेल एम सी स्क्वायर। तो ये चीज़ है बाइंडिंग एनर्जी में। और जो प्रति न्यूक्लियन के लिए जो इसे मान के चलिए, एक न्यूक्लियन के लिए जो बंधन ऊर्जा होती है, एक न्यूक्लियन के लिए जो बंधन ऊर्जा है वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। प्रति न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन के लिए जो बंधन ऊर्जा का मान है वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है, जिसे अपन बी बार से व्यक्त करते हैं। और बी बार होता है बी बाई ए, यानी एक न्यूक्लियन के लिए जो बंधन ऊर्जा का मान है वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाता है। इसे अपन बी बार से लिखते हैं और बी बार बी बाई ए होता है। बंधन ऊर्जा वास्तविकता में क्या होती है कि न्यूक्लियनों में उपस्थित घटकों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है, या द्रव्यमान क्षति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है वो बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो इसमें लिख लो, द्रव्यमान क्षति के कारण प्राप्त ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान क्षति के कारण प्राप्त ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे बी से व्यक्त करते हैं, इसे बी से व्यक्त करते हैं। और सेकंड परिभाषा आप इसे नीचे डैश लगा के लिख लो, सेकंड परिभाषा भी इसे बी से व्यक्त करते हैं। और उसे लिखो, नाभिक के घटकों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, नाभिक के घटकों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। नाभिक के घटकों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। और वही चीज़ इसे बी से व्यक्त करते हैं। नोट लगा के एक चीज़ लिख लो, स्टीन के संबंध से, अर्थात स्टीन के संबंध से बी इक्वल टू और डेल एम सी स्क्वायर होता है। और जहाँ पे आप डेल एम का वैल्यू अभी आपने देखा ही है, अगर आप लगा के लिखे, चूंकि डेल एम क्या होता है जेड एम एच, यही होता है, प्लस में ए माइनस जेड एम एन, और माइनस होता है एम, और जिसमें न्यूक्लियनों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो ये माइनस एम, ठीक है, तो ये एम होता है ये। यहाँ पे अब नोट लगा के उसमें पश लिखो, न्यूक्लियनों में उपस्थित या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को
सम्मिलित रूप से अपन क्या बोल देते हैं भाई, न्यूक्लियॉन बोल देते हैं। और उसके नीचे लिखो, एक न्यूक्लियॉन के लिए बंधन ऊर्जा का मान, एक न्यूक्लियॉन के लिए बंधन ऊर्जा का मान प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहलाता है। एक न्यूक्लियॉन के लिए बंधन ऊर्जा का मान प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहलाता है। इसे बी बार से व्यक्त करते हैं, इसे बी बार से व्यक्त करते हैं, अर्थात बी बार इज इक्वल टू बी बाई ए, अर्थात बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा। जल्दी से भाई चलेगा अभी। और संकुलन गुणांक, नेक्स्ट टॉपिक है अपना संकुलन गुणांक। तो संकुलन गुणांक को होता है भाई एफ, और एफ इक्वल टू होता है एम माइनस ए अपॉन में ए। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो ए तो हो गई अपनी द्रव्यमान संख्या, ए तो हो गई द्रव्यमान, और एम हो गया यहाँ पे अपना प्रायोगिक द्रव्यमान, अर्थात इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि जो प्रति न्यूक्लियॉन प्रायोगिक द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को अपन क्या बोलते हैं, संकुलन गुणांक बोलते हैं। यानी अपने नाभिक के लिए या नाभिक में प्रति न्यूक्लियॉन प्रायोगिक द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को संकुलन गुणांक कहते हैं। इसे एफ से व्यक्त करते हैं, अर्थात एम माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, एम इक्वल टू हो जाएगा एफ 1 प्लस ए। यहाँ पे देखो केस बनेगा, फर्स्ट केस होगा कि यदि ए का मान 20 से छोटा हो, सेकंड केस बनेगा यहाँ पे ए का मान 180 से क्या हो, बड़ा हो, और थर्ड केस यहाँ से बनेगा, यहाँ पे मैं थर्ड केस यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड केस यहाँ पे बनेगा कि ए का मान 20 से तो छोटा, यानी यहाँ पे ए का मान 180 से तो बड़ा हो और 20 से क्या हो, छोटा हो, ये वाला यहाँ पे बन जाएगा। और फोर्थ वाला बनेगा कि ए का मान क्या हो, 12 हो। ए का मान जब 12 होगा तो अपना संकुलन गुणांक होगा वो होगा 0। ए का मान 12 होगा तो संकुलन गुणांक 0। अगर 20 और 180 के बीच में होगा तो संकुलन गुणांक होगा नेगेटिव, और अगर 20 से कम है तो भी अपना संकुलन गुणांक पॉजिटिव आएगा, और 180 से ज़्यादा है तो भी अपना संकुलन गुणांक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये अपना पूरा संकुलन गुणांक हो गया। परिभाषा क्या हो गई कि अपना जो प्रायोगिक द्रव्यमान में किसी नाभिक में प्रायोगिक द्रव्यमान का द्रव्यमान संख्या और प्रायोगिक द्रव्यमान का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, प्रति न्यूक्लियॉन के लिए द्रव्यमान संख्या और प्रायोगिक द्रव्यमान का जो अंतर है उसे अपन संकुलन गुणांक कहते हैं। नाभिक में प्रति न्यूक्लियॉन प्रायोगिक द्रव्यमान, ये प्रति न्यूक्लियॉन हो गया, बी बाई ए लिख रहे थे वहाँ पे प्रति न्यूक्लियॉन को, यहाँ पे भाई एम माइनस ए बाई ए को हो गया, तो अपॉन ए का मतलब हो गया प्रति न्यूक्लियॉन। एम यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है ही, प्रायोगिक द्रव्यमान है ही, और ए द्रव्यमान संख्या है ही, तो प्रति न्यूक्लियॉन प्रायोगिक द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का अंतर संकुलन गुणांक कहलाता है, और इसे एफ से डिनोट करते हैं, अर्थात एम माइनस से एफ ए हो गया, और यहाँ पे ये सारे केसेस बन गए। तो संकुलन गुणांक हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए, संकुलन गुणांक हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए प्रति नाभिक में प्रति न्यूक्लियॉन प्रायोगिक द्रव्यमान, नाभिक में प्रति न्यूक्लियॉन प्रायोगिक द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को, नाभिक में प्रति न्यूक्लियॉन प्रायोगिक द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को संकुलन गुणांक कहते हैं, अंतर को संकुलन गुणांक कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पैकिंग फ्रैक्शन। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे डिनोटेड बाय एफ, इसे एफ से
प्रदर्शित करते हैं। अर्थात m माइनस ए इक्वल टू एफ है, m हो जाएगा एफ ए प्लस 1 और यानी ये ए द्रव्यमान संख्या हो गया। ऐसे कैसे इन सभी केसेस को और लिख लो। एफ यहाँ पे धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और किन किन कंडीशन में एफ का मान क्या होगा ये अपन ने लिख लिया। तो होपफुली आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। तो दोस्त आज अपन लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ अपन न्यूक्लियर फिजिक्स के इस यूनिट को और रेगुलरली रखेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को यूँ ही मनोरंजन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।